वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग लेके चल रहे हैं। स्पेक्ट्रम जो है राजीव भाई सर की, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अपने थंबनेल देखा भी होगा, पेज वाइज हम लोग करेंगे। आज हम लोग 21 से 25 बुक, किसी बुक में 19 से 24 होगा, 19 से 23 होगा या 21 से 25 होगा। ठीक है, आप उसी को लेके चलें, 21 से 25 ही है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, पेज वाइज हम लोग करेंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बीपीएससी 67 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम बुक बहुत ही अच्छी है। इसे आप लोग ज़रूर करें और जो भी टॉपिक आपको लगे उसे आप नोट डाउन करें अपने हेयर कॉपी में, नोट कॉपी में लिखते चले पॉइंट वाइज। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मेंस में भी आपको उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बिहार स्पेशल का भी वीडियो आ चुका है। बिहार का सामान्य परिचय फर्स्ट वीडियो आपका, फर्स्ट क्लास आपका थंबनेल में देख लेंगे, आ गया है। सेकेंड आज मैं शाम तक उसे भी डालूंगा। सभी टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे, सभी सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। करंट अफेयर भी आपका रेगुलर आते रहेगा। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, तो आज हमारा यही टॉपिक स्टार्ट होगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। तो जो हमारा पेज वाइज दिया है जहाँ तक है, उसमें आज जहाँ तक कवर हो सकेगा उससे किया जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा क्लास 2 करके। तो थंबनेल को देखते रहें, उस तरह से सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय पे। चलिए, पहला क्या है, पॉइंट वाइज आप देखेंगे, मैं लाइन टू लाइन उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके हायरार्की को भी समझना है, कैसे कैसे यूरोपीय कंपनी भारत में आई और अपनी वर्चस्व को बढ़ाई और किस किस तरह से खोज किया गया, किन के द्वारा खोज किया गया। समुद्री रास्ता हो या यहाँ पे कोई किसने इनका जो यूरोप से यहाँ या यूरोप के किस किस कंट्री का, यहाँ पे किस किस देश का कैसे कैसे आगमन हुआ, इसे हम लोग देखेंगे। तो यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक एक बहुत ही आशातीत आर्थिक रूपांतरण आई। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण कंस्ट्रक्शन में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि से पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाली परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। ठीक है, 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास रूप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद जो व्यवस्था थी उसके रूप में लाभार्जन और व्यापार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। किसी भी कच्चे माल, अगर प्रोडक्शन आपके कच्चे माल का है तो उस बिक्री के निरंतर तो वो खराब हो सकती है। इसीलिए क्या है, निरंतर उस वस्तु की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप विस्तार नहीं करेंगे तो आपका कच्चे माल का व्यापार नहीं हो सकेगा। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुए। तब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकलेंगे ही आप, जब आपके औपनिवेशिक शक्तियां, जैसे किसी भी नई चीज़ों की खोज के लिए आप बाहर ही निकलते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले से संपर्क नहीं था, ऐसा नहीं था। ठीक है, भारत के ग्रीक यानी यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि संबंध नहीं था। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो, याद रखेंगे, यहाँ से पॉइंट आप नोट करेंगे। मार्को पोलो कितने ईस्वी में, तो 1254 से 1324 ईस्वी में जिसने क्या किया था, चीन की यात्रा की।
तो चीन की यात्रा किसने की? तो मार्को पोलो ने। ये यात्रा वृत्तांतों में यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोप की लालसा में वृद्धि की। बाहर घूमने निकले तो देखे कि धन संपदा बहुत ज़्यादा समृद्धि है, तो वो क्या किया, मार्को पोलो ने बताया, इनकी वृत्तांत के अनुसार यूरोपियों को आकर्षित किया। उनकी लालसा में क्या हुई? वृद्धि हुई। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से पूर्व के साथ पूर्व के व्यापार यूरोप के साथ 12वीं शताब्दी के पूर्व यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ओके, 12वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। याद रखिएगा, स्थल मार्ग भी और जल मार्ग से भी किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। याद रखिएगा, कहाँ, कौन सा खाड़ी? तो फारस की खाड़ी से होते हुए कहाँ लाया गया? तो इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोआ और वेनिस पहुंचाया गया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। याद रखिएगा, एक तो आपका हो गया फारस की खाड़ी, दूसरा अन्य मार्ग था लाल सागर होते हुए वस्तुओं को कहाँ लाया जाता था? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था। लेकिन तभी वहाँ स्वेज नहर नहीं थी। याद रखेंगे, तभी वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के मध्य से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर काल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदीकरण हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपियन देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। याद रखेंगे, इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और यूरोप के बहुत सारे देश थे जो कि इटली ही उनको आपूर्ति करता था। तो वो लोग चाहते क्या थे कि इटली का जो एकाधिकार है उसे तोड़ा जाए। तो 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। मतलब वैकल्पिक मार्ग नहीं था उनके पास, कोई रास्ता रहेगा तभी ना। आपको अगर किसी के यहाँ से सामान लाना है तो आप उसका एकाधिकार होगा ही। तो इटली का एकाधिकार को तोड़ने के लिए अफ्रीका होकर वो लोग क्या कर रहे थे, कोई वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे ताकि हम डायरेक्ट अपना जो भी आपूर्ति है उसे पूरा कर सके। तो उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध विभिन्न केंद्रीयकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। ज्योग्राफिकल जो रिसर्च होती है, भौगोलिक जो खोज होती है, उसको क्या दिया, बढ़ावा दिया कि खोजियों को वित्तीय मदद देने लगा। मतलब जो भी उसका खोज कर रहा था, रास्ता का खोज करने के लिए, वो लोग उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करने लगे, मुहैया कराने लगे। तो पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। याद रखेंगे क्या है कि जो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दे रहे थे उसमें सबसे जो प्रमुख थे दो देश कौन थे, पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देश थे जो कि अपने खोजियों को वित्तीय मदद देके वैकल्पिक रास्ता का खोज करने के लिए भेजे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलिकी प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का
अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी कि सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद में नवीन व्यवस्था के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम लोग देख लिए थे कि दो देश कौन सा था जो प्रमुख था, तो उसमें पुर्तगाल और स्पेन था। तो पुर्तगाल के बारे में हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल कैसे कैसे खोज किया, भारत में कैसे उसका आगमन हुआ। तो भारत के लिए तो वैकल्पिक रास्ता चाह रहा था, क्योंकि इटली का एकाधिकार था वहाँ पे। इसके लिए क्या किया, पुर्तगाल ने अपने खोजियों को भेजा। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे आपका टॉपिक हो गया क्या, कि भारत के लिए समुद्री मार्ग और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन, इसे हम देखेंगे भारत में। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में कौन आया था, तो वास्को द गामा, याद रखेंगे कौन थे, पुर्तगाली थे। कब आए थे, तो 15वीं शताब्दी में, इसको एकदम याद रखिएगा। वास्को द गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व, 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को द गामा के आगमन से पूर्व कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम ही वास्को द गामा भारत आए थे 15वीं शताब्दी में, बिल्कुल नहीं। आगमन से कई शताब्दी पूर्व से भी यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को द गामा 17 मई 1998 में कालीकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूर्व में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकीं। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र यानी बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार को हासिल किया। पुर्तगालियों का क्या मंतव्य था, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे। एक मिनट, ये 20 था, ये 21 है। पुर्तगालियों का जो मंतव्य है क्या है, पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे। ठीक है, याद रखेंगे, इन पुर्तगालियों का जो स्पष्ट मंतव्य था कि वो व्यवसाय करने के लिए भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार। ये भी याद रखेंगे, व्यवसाय के लिए तो आए ही थे, उनका मंतव्य स्पष्ट यही था, लेकिन उनका एक छुपा हुआ हिडन एजेंडा था। क्या था कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तन करना और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना था। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। अब आप देख लिए कि वहां पे इटली का एकाधिकार था जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग का, तो यहाँ पे किसका था, अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। उसे भी ये लोग चाहते थे कि इनका एकाधिकार समाप्त हो जाए, तो इनकी आबादी बढ़ेगी तभी तो इनका एकाधिकार समाप्त था। तो इनका हिडन एजेंडा यही था कि ईसाई मत का प्रचार कर यहाँ पे ईसाईयत में परिवर्तन करे, भारतीयों को ईसाई बनाए और अपने आबादी को बढ़ाए। विशेष रूप से ये क्या करना चाहते थे, तो अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना चाहते थे। उस समय, चूंकि उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था,
तो आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यानी 15 वर्ष लगे इन्हें पुर्तगालियों को अरब के जितना भी उनका नौपोत था, जहाज था, उसे वो नष्ट कर दिया। उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाई किया, जिससे कि पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। अब समझ गए, उसे खदेड़ दिया, यानी कि अरब पे भी अधिकार, फारस पे भी और भारत के साथ व्यापार को स्वयं का मालिक घोषित कर दिया कि पूरा व्यापार जो भी है वो मेरा है। अब आगे देखते हैं पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी। तो पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की जो स्थिति थी, पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उससे पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय, जहां शक्तिशाली महमूद बेगरा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे साम्राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और ना ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने की कोशिश की या उसके बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवाहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है, पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर पर वर्चस्व कायम किया हुआ था। वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके, क्योंकि वो उनसे मजबूत था। उनके पास अस्त्र और नौपोतों की संख्या इनसे ज़्यादा थी और उनके संगठन इससे मजबूत थी। भारत आगमन के अभिप्रेरण वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेसीन इटली का एक राज्य की समृद्धि में ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोप बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेसीन ने प्राचीन समय से ही इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप वे पना धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी कौन था? तो पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। लेकिन 1487 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, राजकुमार हेनरी जो है पुर्तगाल का नाविक था और वो पूरे जीवन को भारत को जाने वाली जो समुद्री मार्ग है उसमें समर्पित कर दिया। लेकिन 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। जबकि आप देख रहे हैं केप ऑफ गुड होप, पीछे भी आपने देखा था, कहा गया, इसी जगह को कहा गया। किसने खोज किया था केप ऑफ गुड होप का? तो बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली था। ठीक है, तो वो इस जगह तक पहुंचा, इसे ही कहा गया केप ऑफ गुड होप। यद्यपि 1488 में लिस्बन लौट आया। इसके बाद वो कहाँ से चला गया? लिस्बन लौट गया। इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को द गामा, याद रखिएगा 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, जो कि क्या था, ये भी एक खोजी था। कहाँ का खोजी था? तो ब्राजील का खोजी था, के नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज के साथ 13 जहाजों को 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन कैब्रेल को कालीकट में
जमोरियन जो वहाँ का शासक था वो परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोचीन और में व्यापार सूचित करने के लिए कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। पुर्तगाली एवं जमोरिन। वास्को द गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट पहुंचा। कालीकट आगमन हुआ उसका, और व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया था। जमोरिन से उसके संबंध मित्रता, जमोरिन वहाँ का शासक था जिससे कि इसका संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुत्व हासिल करने की महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डे को बोला जाता था फितोरिया पर कब्जा के स्थापित करके अपने नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। अपने अड्डों जैसे कि व्यापारिक स्थल या अड्डे होते हैं जहां से नौसैनिक बड़े बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती है। पुर्तगालियों ने अपना पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इस प्रकार के अड्डों का निर्माण किया या इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक था कौन? कालीकट का हिंदू शासक था जमोरिन। हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया था, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाज बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर एकाधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर एकाधिकार किया, उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल का प्रशासनिक केंद्र कहाँ था, तो गोवा था। 1510 ईस्वी में इसे बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे क्या कहा गया, एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, एस्तादो द इंडिया, इसकी कंपनी का नाम क्या हुआ, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाल की कंपनी का नाम हुआ, इसी नाम से जाना गया। अब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में क्या किया, एक गवर्नर की नियुक्ति की और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को नियुक्त किया था। उनका जो गवर्नर था पहला कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन, आर्मूज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादिवा, कोचीन, केन्नौर, किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेसिन के घटते हुए व्यापार पर नजर रखते हुए जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी को बढ़ा दी। चूंकि मिस्र का रास्ता लाल सागर से था और फारसी खाड़ी उधर। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इसे चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से
दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया। और अल्मेडा का पुत्र इसमें मारा गया था, याद रखेंगे, अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया, यानी इसका पुत्र भी मारा गया था अल्मेडा का। ठीक है, विस्तार की रणनीति देखते हैं। विस्तार की नीति देखा जाए क्या है। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, वेट करें। हाँ, विस्तार की अब देखेंगे हम लोग क्या नीति थी इनकी। एक मिनट, विस्तार की रणनीति को हम देखते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, पहले जो है अल्मेडा है, उसके बाद कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। यानी कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा के स्थान पर किसको भेजा गया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसके पास अधिक बड़ी व्यापक रणनीति थी उनसे ज़्यादा। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का पूरा कर लेना चाहते थे। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित कर दिए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क की रही। वास्तविक गवर्नर भी इन्हीं को बोला जाता है। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत किया। ठीक है, बीजापुर से गोवा को छीनकर। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी थी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, रजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। ओके, अल्बुकर्क ने ही क्या की थी, हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में मल्का और कुर्मुस यानी ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। गोवा पे जो कब्जा किया गया 1510 ईस्वी में, अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। वहाँ का जो सुल्तान था उसका प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। ठीक है, मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग और श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले भी स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि में भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों के चीन के संचाओं पर द्वीप बस्ती बसानी शुरू की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी 1531 ईस्वी में चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 ईस्वी में सॉल्सेट और बेसिन, ये सब जगह पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो आज भर के लिए हम लोग यहाँ पे विराम लगाते हैं। चलिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस क्लास को फिर से रिव्यू किया जाएगा, इसका शॉर्ट वन लाइनर भी अवेलेबल कराया जाएगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बना जाने के बाद देखने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम लोग पेज नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग चलाएंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।